और किस प्रकार किस प्रकार उसको सही और मतलब सही रूप दिया गया द्विवेदी युग में। आज लिखिए छायावाद। हम्म, छायावाद। छायावाद की परिभाषा मैंने आपको पहले दी थी MHD 2 के दौरान। आज लिखिए छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। नंबर 1, सौंदर्य भावना। हेलो। जी सर, जी सुन रहे सर। हैं। जी सर। हाँ, तो सौंदर्य भावना में देखो क्या होता है, समझ लीजिए। क्योंकि छायावाद का आगमन पाश्चात्य सभ्यता के, पाश्चात्य साहित्य के स्वच्छंदतावाद से आया है, जिसको अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहते हैं। उसी का ये प्रभाव छायावाद के कवियों पर पड़ा। और उसको उन्होंने उस स्वच्छंदतावाद को, उस रोमांटिसिज्म को इन हमारे भारतीय छायावादी कवियों ने सूक्ष्म से जोड़ा और भारतीय सौंदर्य से जोड़ा। इसलिए इस काल में प्रायः कविताएं सौंदर्य से प्रेरित हैं। और सौंदर्य की शाश्वत भावना इस काल में दिखाई देती है। प्रेम की सूक्ष्म भावना इस काल में दिखाई देती है। प्रेम की सात्विक भावना इस काल में दिखाई देती है, जिसको महादेव वर्मा और प्राय छायावादी कवियों ने तुम छायावाद, तुम्हारे क्या नाम, प्रसाद सर की आवाज कविता नहीं आ को रही है देख। ठीक से। फिर तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है। आप छायावाद के प्रसाद को देखिए। आप प्रेम अरे पंत की कविताओं में देखिए कितना प्रकृति सौंदर्य भरा भरा हुआ है। महादेव वर्मा की कविताओं में देखिए सौंदर्य भरा हुआ है, रहस्यवादी भरा हुआ है। और निराला की आपने एक कविता पढ़ी, कितनी सुंदर कविता, जूही की कली भी आपने पढ़ी। तो छायावाद के कवियों में सौंदर्य की भावना दिखाई देती है। मतलब अशरीरी सौंदर्य की भावना। अशरीरी, यहाँ वो एक शब्द आप लिख सकते हैं कि छायावाद में सूक्ष्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा। छायावाद में सूक्ष्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा व्यापक पैमाने पर हुई। और अमूर्त अशरीरी, अमूर्त अमूर्त अशरीरी सौंदर्य प्रियता छायावादी कवियों को अधिक प्रिय थी। इसके साथ उन्होंने प्रकृति का भी मानवीकरण किया है, मानव अनुभूतियों की भी अभिव्यक्ति की है, और करुणा के स्वर का भी समावेश इनकी कविताओं में मिलता है, यानी सौंदर्य के रूप में मिलता है। नंबर 2 लिखिए प्रेम भावना। प्रेम भावना में आप लिखिए प्रकृति सौंदर्य प्रेम। भावना। हाँ, बोलिए, पूछिए। कुछ नहीं सर। हाँ, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रेम भावना। प्रेम का विकास विभिन्न रूपों में हुआ। प्रेम का विकास विभिन्न रूपों में हुआ। मतलब छायावादी काव्यों में, जिसमें प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, जिसमें प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम, अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम, अज्ञात प्रिय के, अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम निवेदन, अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम निवेदन छायावादी कवियों की
अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम छायावादी कवियों की रहस्यवादी भावना को उजागर करता है। रहस्यवादी भावना को उजागर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण, समाज में सभी के प्रति सहानुभूति की भावना, समाज में सभी के प्रति सहानुभूति की भावना, समाज में सभी के प्रति सहानुभूति की भावना, नारी के प्रति नवीन मानवतावादी दृष्टिकोण, नारी के प्रति नवीन मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया। और उसे विलास सर की एक बार फिर सामग्री न से बोल मानकर, दीजिए, नारी के प्रति। सर क्या बोले, नारी के नारी के प्रति प्रति? नारी के प्रति एक नवीन मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया। उसे विलास की सामग्री न मानकर, उसे विलास की सामग्री न मानकर पुरुष के समक्ष, पुरुष के समक्ष समान अधिकारों से सुसज्जित किया गया। सर सामग्री ना मानकर उसके बाद क्या बोले? पुरुष के समक्ष, पुरुष के समक्ष समान अधिकारों से सुसज्जित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नवीन मूल्यों की अभिव्यक्ति। नवीन मूल्यों की अभिव्यक्ति, प्राचीन अंधविश्वासों, सामंती मानदंडों के प्रति विद्रोह की भावना, प्राचीन अंधविश्वासों, सामंती मानदंडों के प्रति घोर विद्रोह की भावना, आध्यात्मिकता की जगह दार्शनिकता, आध्यात्मिकता की जगह दार्शनिकता, आध्यात्मिकता की जगह दार्शनिकता, रीतिकालीन काव्य परंपरा का विरोध, रीतिकालीन काव्य परंपरा का विरोध, और सामंती और दरबारी संस्कृति से मुक्ति, सामंती और दरबारी संस्कृति से मुक्ति। हो गया। जी सर। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट, वैयक्तिकता का प्राधान्य। वैयक्तिकता का प्राधान्य, सर भैया, वैयक्तिकता यानी व्यक्तिगत, वैयक्तिकता का प्राधान्य, छायावादी काव्यों में कवि अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन में लगा रहा। छायावादी कवि अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन में लगा रहा। अहम भावना की अभिव्यक्ति, अहम भावना की अभिव्यक्ति,
वैयक्तिक सुख दुख की अनुभूति, वैयक्तिक सुख दुख की अनुभूति। तुम किसी भी कविता को ले लो, प्रसाद के आंसू ले लो, कामायनी ले लो, महादेव वर्मा की कविताओं को ले लो, वो सब अपने में ही रो रहे हैं, सब अपने ही जीवन को लेकर के, अपने ही दुख सुख को लेकर के रो रहे हैं, इसलिए वैयक्तिकता का प्राधान्य है। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पर उन्होंने अपने में ही वो सिमट गए, समाज, मतलब समाज की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। जो ध्यान भारतेंदु युग में भारतेंदु ने दिया था, समाज की ओर ध्यान दिया था, देश प्रेम की ओर ध्यान दिया था, इन कवियों ने उतना ध्यान नहीं दिया, केवल अपने व्यक्तिगत सुख दुख को ही लेकर के वे कविता रचते रहे। नेक्स्ट सर पॉइंट, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। तो वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो। रहस्य भावना, नेक्स्ट पॉइंट, रहस्य भावना। सर सर बस लास्ट का एक अहम भावना की अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व सुख दुख की अनुभूति, व्यक्ति सुख दुख की अनुभूति, डन। सुख दुख की जो अनुभूति उनको हुई, उसी को उन्होंने अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। महादेव वर्मा की जो कविताएं हैं, आप उनकी कविताओं को पढ़ना, आपकी किताब में दिया है। विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो विरह का जलजात जीवन, विरह का जल, यानी मेरा जीवन क्या है, विरह का जलजात है, यानी विरह का तालाब है, उसमें केवल आंसू भरे। और प्रसाद ने तो आंसू ही खंड काव्य लिख दिया। पंत, अरे क्या नाम, निराला भी उसी तरह वो राम को लेकर के अपने ही सुख दुख के बारे में वहां प्रस्तुत करते हैं। सर उनके ऐसे बहुत सारी कविताएं हैं। रहस्य भावना, रहस्य भावना छायावादी कवियों में दार्शनिक अनुभूति के रूप में मिलता है। जो अनेक रूपों में अभिव्यंजित हुई है। सर फिर से एक बार। मतलब छायावादी काव्यों में, छायावादी काव्यों में दार्शनिक अनुभूति और रहस्य भावना का प्राधान्य है। निराला की रहस्य भावना में, निराला की रहस्य भावना में तत्व ज्ञान की प्रधानता है। पंत में प्राकृतिक सौंदर्य, सर पंत निराला में की प्राकृतिक रहस्य सौंदर्य भावनाओं में, उसके बाद क्या बोले, निराला के प्राधान्य रहस्य है। भावनाओं में। निराला की रहस्य भावना में तत्व ज्ञान का प्राधान्य, पंत में प्राकृतिक सौंदर्य का प्राधान्य। सर लास्ट क्या बोला आपने? पंत में तत्व प्राकृतिक ज्ञान की सौंदर्य, प्रधानता। पंत में प्राकृतिक सौंदर्य। महादेवी वर्मा में प्रेम और वेदना का, महादेवी वर्मा में प्रेम और वेदना का, तथा प्रसाद में परम सत्ता के अनुसंधान की भावना दिखाई देती है। सर परम सत्ता की के अनुसंधान, परम सत्ता के अनुसंधान, परम सत्ता के अनुसंधान मतलब ये सारे के सारे छायावादी कवि इस जगत को मिथ्या मानते हैं और उस परम सत्ता को ही सब कुछ समझते हैं कि इस जगत में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उस परम सत्ता के कारण ही हिलता है, बाकी और कुछ नहीं। सर प्लीज वेदन, आप अपना हेडफोन का स्पीकर में बोलिएगा तो अच्छी से आवाज आएगी सर। केवल स्पीकर में तो थोड़ी बोल रहा आज हूँ। धीमी है। हाँ नहीं है। ठीक है सर।
रिपीट मैं कर किसी देती को हूँ। अच्छी रहस्य सुनाई भावना में देती है, सर ने किसी को बोला है देर से सुनाई देती है। छायावादी वाह। छायावादी कवियों में दार्शनिक अनुभूति और रहस्य भावना का प्राधान्य है। निराला की रहस्य भावना में तत्व ज्ञान की प्रधानता है। प्राकृतिक सौंदर्य में महादेवी वर्मा ने प्रेम और वेदना का तथा प्रसाद ने परम सत्ता के अनुसंधान की भावना। बस, उसके बाद वाक्य पूरा करो अपने आप, समझी। दिखाई नेक्स्ट देती पॉइंट। है। हाँ, वो अपने आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट है, आपको वाक्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वेदना और निराशा। अपने हिसाब से कॉमा, फुल स्टॉप, वो सब आप लगाइए। नेक्स्ट पॉइंट, वेदना और निराशा। जहाँ तक आप देख रहे हो, सारे के सारे कवि वो क्या है, अपनी ही वेदना में, अपनी ही निराशा में सब डूबे हुए हैं। सर प्रसाद को वेदना बोले कि संवेदना बोले सर? वेदना बोले यार, वेदना वेदना जी वेदना, जी। हो गया। वेदना और निराशा, तो इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप लोग जानते हैं। सारे के सारे छवि, सारे के सारे छायावादी कवि वो वेदना में ही डूबे हुए हैं और निराशा में ही डूबे हुए हैं। इसीलिए क्या नाम, महादेव वर्मा को क्या कहा जाता है? महादेव आधुनिक वर्मा युग को की मीरा। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञान का प्रभाव। विज्ञान का प्रभाव। उसमें लिखो बौद्धिकता का प्राधान्य। बौद्धिकता का प्राधान्य। शक्ति के कणों का समन्वय। शक्ति के कणों का समन्वय, शक्ति उस वही परम सत्ता, शक्ति के कणों का समन्वय। जीवन से संघर्ष इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, श्रृंगारिकता की भावना। श्रृंगारिकता की भावना। सौंदर्यवादी दृष्टिकोण, प्रकृतिवादी दृष्टिकोण और प्रेमवादी दृष्टिकोण। सौंदर्यवादी भावना लिख सकते हो या दृष्टिकोण, जो भी लिख सकते हैं आप। प्रकृतिवादी और प्रेमवादी दृष्टिकोण, ये उनकी श्रृंगारिकता की भावना है। छायावादी कवियों में कहीं भी मांसल, कहीं भी मांसल, शरीरी और अश्लील भावनाओं का चित्रण नहीं मिलता, जो कि रीतिकाल में और आदिकाल में थी। मांसल, शरीरी और सर ये लाइन रिपीट कर दीजिए ना सर। छायावादी कवियों ने मांसल कवियों में, मांसल मतलब कहीं भी मांसल, शरीरी और अश्लील भावनाओं का चित्रण नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट, गीत और प्रगीत मुक्तक। गीत और प्रगीत मुक्तक। गीति शैली में कविताएं लिखी गई। गीत काव्य लिखे गए, गीति काव्य लिखे गए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतीकात्मक शैली और अलंकारिक अलंकार योजना।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रतीकात्मक शैली और अलंकार योजना। वाह, प्रतीकात्मक शैली सभी में मिलता है, सब प्रतीकात्मक है, याद रखना। लास्ट पॉइंट, राष्ट्रीयता और देश प्रेम। राष्ट्रीयता और देश प्रेम, जैसा कि हमने वो पढ़ी, कविता पढ़ी, प्रथम रश्मि हमने कविता पढ़ी, जूही की कली हमने कविता पढ़ी, मैं नीर भरी कविता पढ़ी, वो सब में कहीं न कहीं इनडायरेक्टली वो राष्ट्रीय भावना ही हमको दिखाई देती है। उसके बाद आप हेडिंग दीजिए हमारा आज नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक साहित्य 2, उत्तर छायावादी, यानी इसमें वो छायावाद के बाद के जो कुछ वो राष्ट्र कवि लोग आते हैं इसमें, उसको आपकी किताब में देखना, उसमें ज़्यादा 2-4 कवि लोग हैं, यानी छायावाद के बाद जो 2-4 कवि लोग आए उन्होंने क्या क्या लिखा वो सब है उसमें। बालकृष्ण शर्मा नवीन आते हैं और कुछ लोग कवि लोग आते हैं, यानी छायावाद के बाद, जिसमें कि सर आवाज नहीं आ रहा। यानी उत्तर छायावादी कविता जो है तुम्हारा, उसमें क्या है, छायावाद के बाद की जो कवि लोग आए, छायावाद के बाद के जो लोग कवि लोग आए, उन लोगों ने अपने समय के हिसाब से जो कविता लिखी, तो उसमें अधिकतर व्यक्तिवादी काव्य धारा को महत्व दिया गया। और इसमें 2-4 कवि लोग आते हैं, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऐसे कुछ कवि लोग आते हैं। आप किताब में देखना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है इसमें 2 है, प्रगतिशील साहित्य और प्रयोगवाद। तो आप हेडिंग दीजिए प्रगतिशील, क्या, प्रगतिशील काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। या प्रगतिशील काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। उसमें हम लोगों ने पहले मैंने आपको बताया था, याद करो जरा, प्रगतिशील में वो मार्क्सवादी विचारधारा मैंने बताई थी आपको, याद है, याद आ रहा है? यस सर, याद आ गया। जी सर जी। बस वही विचारधारा को लेकर के हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर तो हमने केवल कविताएं पढ़ी थी, मार्क्सवादी कविताएं, उस विचारधारा से ओतप्रोत जो कविताएं थी उसको हमने देखा था। यहाँ पर लिखिए प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, नंबर 1, सामाजिक यथार्थवाद। सामाजिक यथार्थवाद, अब ये समाज पर हम आ गए, छायावाद से निकल करके जो अपने में कवि लोग डूबे हुए थे, अपने व्यक्तिगत जीवन में डूबे हुए थे, अपने व्यक्तिगत अनुभूतियों और विरहानुभूतियों को प्रस्तुत कर रहे थे, उससे निकल करके हम प्रगतिवादी युग में आ गए, है ना। प्रगतिवादी युग में आ गए, तो प्रगतिवादी युग में आने का मतलब क्या हुआ, हम वैज्ञानिक युग में आ गए, आधुनिक युग में आ गए, हम समाज के साथ जुड़ गए। व्यक्ति किसके साथ, समाज के साथ जुड़ गया, और समाज में जब उसने आंखें खोल कर देखा तो मार्क्सवादी विचारधारा उसको दिखाई दी। कहीं पूंजीपति है तो कहीं गरीब पति है, तो कहीं कोई मर रहा है, तो किसी संवेदना समाप्त हो गई है, वो तमाम उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, छोटी जात, बड़ी जात, तमाम समस्याएं फिर से शुरू हो गई। आप पूछ सकते हो कि फिर सर ये प्रगतिवादी कैसे हुआ, एक प्रश्न आएगा ना तुम्हारे मन में कि भाई प्रगतिवादी कैसे हुआ फिर ये। तो प्रगतिवादी इसलिए हुआ क्योंकि साहित्य में ये धारा चल रही है, छायावाद से निकल करके वो कविता साहित्य प्रगतिवादी विचारधारा की ओर चल पड़ी।
अब साहित्य वो अपने में केंद्रित नहीं रहा, है ना, वो रीतिकाल की तरह वो उपमाओं में, सौंदर्य में, और वो क्या बोलते हैं उसको, नारी सौंदर्य में, और वो केंद्रित नहीं रहा। अब वो समाज को देखने लगा कि समाज उसके सामने कैसा दिख रहा है। समाज कैसा दिख रहा है? विज्ञान जितना बढ़ता गया, याद रखना, आधुनिकता जितनी बढ़ती गई, हम उतना ही चिंतित होते गए। विज्ञान ने हमें साधन तो बहुत दे दिए, हम चर्चा करेंगे आगे। तो क्या हुआ? सामाजिक यथार्थवाद, निम्न वर्ग की जीवन की प्रतिष्ठा, निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा, जीवन के यथार्थ धरातल पर, जीवन के यथार्थ धरातल पर अवतीर्ण होकर कवि समाज के यथार्थ जीवन को देखने लगा और उसी की अभिव्यक्ति करने लगा। समाज के यथार्थ जीवन को कवि देखने लगा और उसी की अभिव्यक्ति करने लगा। कृषक, मजदूर आदि का चित्रण भरपूर मात्रा में होने लगा। समझ में आ रही बात? तो हेलो, हाँ सर। जी सर। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट, सामयिक समस्याओं का चित्रण। सामयिक समस्याओं का चित्रण, ये आप मटेरियल में आप डिटेल पढ़ना, आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में डिटेल पढ़ना, क्योंकि समय की कमी, इसीलिए मैं आपको बस केवल टच कर रहा हूं हर चीज। सामयिक समस्याओं रिपीट का करना। चित्र, सामयिक समस्याओं का चित्रण। इसमें क्या हुआ? आप तो जानते हैं, जैसा समाज होता है वैसा ही क्या होता है? साहित्य सर। साहित्य की रचना, कविताओं की रचना, साहित्य जैसा समाज होता है, समाज के साथ। जैसा उसी की समाज होता है प्रति। वैसा साहित्य होता है। अंध दो पंक्तियां सुनो जरा। अंधकार है वह देश जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। याद रखना। तो सर प्लीज रिपीट सामयिक, कीजिए ना, रिपीट कर दीजिए। अंधकार है वह देश जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वह देश जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। अंधकार है देश वहां जहां ये तो बहुत धीरे। अंधकार है वह देश जहां, जहां आदित्य नहीं है, आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। जहां साहित्य नहीं है। हो गया? तो सामयिक समस्याओं के चित्रण में यही बात देखनी, इसीलिए मैंने ये दोहा आपको बताया कि सामयिक समस्याओं के चित्रण में कवियों ने क्या किया, जो सामयिक परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों को भी मतलब कवियों ने, रचनाकारों ने गद्य में, पद्य में स्थान दिया, और उसमें महंगाई, बेकारी, भारत पाक विभाजन, कश्मीर समस्या, बंगाल का अकाल, ये सारी बातें उसमें दिखाई देती है। ऐसा आप अपने हिसाब से लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्धिकता एवं व्यंग का प्रसार। बौद्धिकता एवं व्यंग का प्रसार। अब इसमें क्या हुआ? क्योंकि लोग तो आधुनिक होते गए, मॉडर्न होते गए, शिक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी, बहुत कुछ लोग पढ़ने लगे, स्कूल कॉलेज जाने लगे, अपने को ज्ञानी समझने लगे, और जब ज्ञानी समझने लगे तो उनके अंदर क्या हो गया? बौद्धिकता भर गई, ज्ञान से अधिक बुद्धि वाली बात आ गई, और तब हमारे रचनाकारों ने व्यंग करना शुरू कर दिया, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, नेताओं के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, हर पर। नागार्जुन की बहुत सारी कविताएं आपको ऐसी मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, रूढ़ी विरोध। रूढ़ी विरोध,
सर क्या बोले, रिपीट कीजिए एक बार। रूढ़ी 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 विरोध, यानी प्राचीन परंपराओं का विरोध। लिखी, रूढ़ी विरोध यानी प्राचीन परंपराओं का विरोध। उसमें क्या हुआ, क्योंकि ये प्रगतिवादी कवि है। प्रगतिवादी कवि क्या होता है कि वो आत्मा परमात्मा, ये ईश्वर, ये अध्यात्म, ये पूजा पाठ, ये नारियल, ये अगरबत्ती को बकवास समझता है। बकवास इसलिए समझता है क्योंकि वो जो सामने देख रहा है, सामने क्या देख रहा है कि उसका समाज हर तरफ से त्रस्त है, हर बात से ग्रस्त है, हर चीज से परेशान है, और कहाँ का ईश्वर और कहाँ की आत्मा, कहाँ की परमात्मा, ये सारी चीजें उसे तकियानुसी लगने लगी। इसलिए वो आत्मा परमात्मा सृष्टि जन्म जन्मांतर को विश्वास नहीं करता, ईश्वर के किसी भी धर्म नियम को पालन नहीं करता। इसलिए उसने इन परंपराओं का विरोध किया। क्योंकि एक तरफ हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आध्यात्मिक धर्म संस्कृति को मान रहे हैं, एक तरफ मेरे सामने मेरा बच्चा मर रहा है, उसको भोजन नहीं मिल रहा है, लोग गरीबी के मारे मर रहे हैं, उनको घर नहीं, उनको रहने के लिए मकान नहीं है, उनको रहने के लिए मतलब क्या बोलते हैं उसको ना, वो रोटी की किल्लत, मकान की किल्लत, कपड़े की किल्लत, कुछ नहीं। और कैसा ईश्वर, कैसा भगवान, जो सामने दिख रहा है उसी को तो मानेंगे। उसको हम क्यों माने जिसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, पूछा नहीं, पहचाना नहीं। न रूप न स्वरूप, मानने वाले भले माने। कबीरदास ने कहा, पुहुप बासते पतला, ऐसा तत्व अनु। मानने वालों के लिए वो क्या, पुहुप बास से भी पतला है। लेकिन यथार्थ की जिंदगी में आके देखो जरा, कुछ नहीं है, सब बकवास है। पैसा चाहिए हमको, आज पैसा चाहिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, भोजन के लिए, अनाज के लिए, हर चीज के लिए पैसा। पत्थर की मूर्ति पैसा देने में असमर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट, शोषितों का करुण गान। शोषितों का करुण गान मतलब जो शोषित वर्ग था उनके बारे में इन्होंने इसमें चर्चा की। जैसे कि एक नमूना निराला ने अपनी वह तोड़ती पत्थर भिक्षुक कविता लिख के पहले ही वो दे दी थी। उसमें लिखो, शोषकों के प्रति घृणा और रोष। शोषकों के प्रति घृणा और रोष, ठीक है। शोषकों के प्रति घृणा और रोष, ये आप समझ सकते हैं। व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, आज आप भी स्वयं कहीं ना कहीं जो लोग शासन पर बैठे हैं, शासन की गद्दी पर बैठे हैं, उनके प्रति आपके मन में भी रोष उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या करने के लिए बैठे हैं ये लोग गद्दियों पर। बस केवल पेन एंड पेपर में योजनाएं बनाते हैं। पेन एंड पेपर में बहुत सारी योजनाएं बन गई, फिर भी मेरा देश में 130 करोड़ में कम से कम 80 करोड़ जनता भूखे और नंगे। जाति आरक्षण तो ये आरक्षण तो वो आरक्षण तो ये, युवा पीढ़ी को नौकरी नहीं मिलती। 40% वाले को नौकरी मिल रही है और 80% वाला भूखों मर रहा है। छोटी सी बात सरकार की समझ में नहीं आती कि 30% वाला, 40% वाला अगर डॉक्टर बनेगा तो मरीज का कैसे इलाज करेगा, और 90% वाला अगर डॉक्टर बनेगा तो वो कैसे इलाज करेगा। इसलिए मरीजों की हालत बढ़ती जा रही है, खराब होती जा रही है, मरीज बढ़ रहे हैं, डॉक्टर कम हो रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं। क्रांति की भावना, नेक्स्ट पॉइंट, क्रांति की भावना। ये तो छोटा सा मुना मैंने दिया, क्रांति की भावना। तो ये हमारे प्रगतिवादी कवि अपने कविताओं के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश मतलब पैदा करते हैं, क्रांति की भावना पैदा करते हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है हमारी। चलो भाई, भक्ति करना अच्छी बात है, धर्म करना अच्छी बात है, वो धर्म भी तुमसे नहीं होता अच्छे ढंग से, भक्ति भी नहीं होती तुमसे अच्छे ढंग से, उसको भी तुमने बर्बाद करके रख दिया। सारे के सारे ढोंगी बैठे हुए मंदिरों में,
आधुनिक पंडित, आधुनिक पुजारी, आधुनिक जो वहां बैठे हुए हैं। केवल जनेऊ धारण कर लेने से पंडित नहीं बन जाता, या जनेऊ धारण कर लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। पंडित का मतलब ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर, लेकिन वो नहीं है। आप लोग अलग अलग जिलों से हैं, देश के अन्य प्रांतों से हैं। मुझे आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे आप लोग सुन रहे हैं। और आप लोग कोई बेंगलोर से, तो कोई बिहार से, तो कोई छत्तीसगढ़ से, तो कोई देहरादून से, तो कोई दिल्ली से, तो कोई उड़ीसा से, तो कोई बिहार से, तो कोई कलकत्ता से। आपके हर जगह में जहाँ जहाँ आप सर हम होते लोग हैं। झारखंड से भी हैं। हाँ, झारखंड से भी है। वही तो मुझे आप लोगों से बातें करके बहुत खुशी मिल रही है कि मैं अपनी बात। प्रीति जी, आप झारखंड से कहाँ से हैं? अरे छोड़ो ना, बातें रांची आगे छोड़ो। रांची से हैं। हाँ। रांची से हैं। हम्म, तो चर्चा आप करते रहना। तो पूरे देश के लोग यहाँ बैठे। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि हम हर जगह, आप जहाँ जहाँ पर हैं, हर जगह आपने देखा होगा कि साल में एक बार दो बार कहीं ना कहीं पर मंदिर की प्रतिष्ठा होती है। मंदिर की प्रतिष्ठा होती है ना, नए नए मंदिर बनाए जाते हैं। आपसे चंदा मांगने के लिए लोग आते हैं, वही मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, चंदा दीजिए। आप भी आस्था को देखते हुए, उस ईश्वर के प्रति आस्था को देखते हुए आप क्या करते हैं, आप उस चंदा दे देते हैं। 100, 500, 1000 जो आपके ये है, उसमें आपने चंदा दे दिया। मंदिर बन गया, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया पूरा। उसके बाद खाना पीना भी सब हो गया। उसके बाद काम खत्म। प्रश्न मेरा ये है, हाँ प्रश्न सर, मेरा इसी ये में है। ना सर क्षमा चाहूंगी। हाँ, इसी बोलिए। में वचन का निशा निमंत्रण की चंद लाइनें जो है सर, हम सब कुछ करके भी मानो, हम ही देवता हम ही दानव, हम ही स्वर्ग बिल्कुल। की हम ही नरक की, क्षण भर में सीमा छुआते, हम हम्म। कभी नहीं अपनी बात छुपाते। हाँ, इसी पे मैंने बिल्कुल सही। व्यंग किया। हाँ, यही व्यंग है। जी, निशा निमंत्रण का ये पंक्ति है सर। हाँ। हाँ, ये अच्छी बात है। तो प्रश्न ये है यहाँ पर कि आपने मंदिर तो बनवा दिए, लेकिन आपने वहाँ पर जिस देवी देवता के मंदिर बनाई, आपने शंकर का बनाया होगा, आपने गणेश का बनाया होगा, आपने राम का बनाया होगा, आपने कृष्ण का बनाया होगा, आपने शंकर पार्वती का बनाया होगा, किसी भी देवी देवता का बनाया होगा। प्रश्न ये है कि जिस देवी देवता का आपने वहाँ पर मंदिर बनाया, उस देवी देवता के एक गुण का भी आपने अपने जीवन में पालन किया क्या? एक भी देवी देवता का एक भी गुण तो हमने अपने जीवन में पालन नहीं किया। बस हमने अगरबत्ती जलाई, नारियल फोड़े और चले आए। उसके बाद पूजी पुजारी ले गया, मूरत के मोही चार वाली कबीरदास वाली बात वो सार्थक होती है। आप चढ़ाते रहो, पंडितों का पेट भरते रहो, आगे बढ़ो। मार्क्स का गुणगान, मार्क्स का गुणगान, यानी उन्होंने मार्क्स की विचारधारा को सारे कवि प्रभावित हुए, इसलिए उनका गुणगान करते रहे, यदा कदा, कहानियों में, उपन्यासों में, हर जगह। प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यासों में, कहानियों में मार्क्सवादी विचारधारा दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक समन्वय की भावना। सांस्कृतिक समन्वय की भावना, उन्होंने सबको एक करने की कोशिश की। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को यहां पर उन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मानवता की महत्ता। मानवता की महत्ता, यहां पर इन कवियों ने क्या किया? भिखमंगों, किसानों, मजदूरों, वेश्याओं, विधवाओं, असहाय नारियों के उद्धार में लगा रहा। और नारी प्रगतिवादी कवियों के लिए वासना की मूर्ति नहीं, बल्कि एक उज्जवल, उसके अंदर वो उज्जवल पवित्र आत्मा के दर्शन करता है। समझे? अपने हिसाब से उसको लिख लेना।
भिखमंगों, किसानों, मजदूरों, वेश्याओं, विधवाओं, असहाय नारियों के उद्धार के साथ साथ वो नारी को उज्जवल, नारी के अंदर उज्जवल पवित्र आत्मा के दर्शन करता है। लास्ट पॉइंट, प्रगतिवाद का कला पक्ष। प्रगतिवाद का कला पक्ष। सरल और सुबोध शैली में, अरे मतलब सरल और सहज शैली में भाषा को प्रस्तुत किया। सरल और सहज शैली में भाषा को प्रस्तुत किया। लोकगीतों की शैली को अधिक महत्व दिया गया। लोकगीतों की शैली को अधिक महत्व दिया गया। उसके बाद आप हेडिंग दीजिए, आज आइए आप प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। इसमें तार सप्तक का नाम जोड़ना बहुत जरूरी है। आपके मटेरियल में होगा तार सप्तक अज्ञेय का, जो कि 1943 में प्रारंभ हुआ था। उसमें लिखो नंबर 1, अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य। सर आवाज नहीं आ रहा है, धीरे आ रहा है सर। अहमवादी प्रवृत्ति, अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य। आया? जी सर। अहमवादी प्रवृत्ति, ये अब प्रगतिवाद से क्या हो गया, हम प्रयोगवाद में चले गए, हम और आधुनिक हो गए। हमारा ड्राइंग रूम अनेक प्रकार की भौतिक वस्तुओं से भर गया, हम पूरी तरह से मॉडर्न हो गए। लेकिन हमारे अंदर क्या हुआ, वो क्या बोलते हैं, अहमवादी प्रवृत्ति आती। हम अकेले रहना पसंद करने लगे। आज की तारीख में आपको पता होना चाहिए कि आज जब से ये मोबाइल आया, आदमी अकेला हो गया है। उसको बात करना नहीं आता, किससे कैसे बात करें उसको पता नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और जब वो अकेला हो गया तो क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, उसको पता नहीं चलता। उसकी इच्छाओं का भी दमन होता गया और उसके अंदर कुंठा, हीन भावना, झुंझलाहट, ये आज आप लोग देख रहे होंगे, हर जगह दिखाई देती है। दुनिया भर के साधन उसके पास हैं, दुनिया भर के एंटरटेनमेंट के साधन उसके पास हैं, लेकिन हर आदमी अपने को आज अकेला महसूस करता है। उसको लगता है कि मेरा अस्तित्व कुछ है ही नहीं, आई एम नथिंग। मैं कौन हूं, कभी कभी प्रश्न करता है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कभी कभी प्रश्न करता है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको पता नहीं चलता है। जो भी काम आपने देखा होगा, आप जो भी काम आप करने जाते होंगे, हर बात में लोग आपको टोकते होंगे, नहीं ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे, ऐसे नहीं तो वैसे। अरे मैं इतना गया गुजरा हूं, मेरे अंदर जरा भी ज्ञान नहीं है, लोग मुझे इस तरह क्यों टोकते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति आज अपने को महान समझने लगा है। नंबर 2, यथार्थवाद का आग्रह। यथार्थवाद का आग्रह। दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण। दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण। दमित वासनाओं, कुंठाओं का चित्रण। दमित वासनाओं, कुंठाओं का चित्रण। दमित वासनाओं और क्या सर? दमित वासनाओं और कुंठाओं का चित्रण। कुंठाओं। नेक्स्ट पॉइंट, निराशावाद।
उसके बाद लिख दो बौद्धिकता, बौद्धिकता का प्राधान्य। जो चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले। उपमान, नेक्स्ट पॉइंट, उपमानों की नवीनता। ये प्रयोगवादी कवियों ने नए नए प्रयोग किए हैं, जैसा कि अगेन अपने उसमें किया है ना, करगी बाजरे की कविता में उन्होंने प्रयोग किया है कि बासन अधिक क्या धोने से मुलम्मा छूट जाता है। सर क्या पॉइंट बोले, थोड़ा बोले। उपमानों की नवीनता, उपमानों की नवीनता, क्योंकि ये लोग प्रयोगवादी कवि हैं, इसलिए लोग नए नए उपमाएं खोजते हैं। अब वो सब कुछ खत्म हो गया, रीतिकाल, छायावादी और वो सब कुछ खत्म। अब ये नए नए रूप आ गए, नए नए वैज्ञानिक युग में आदमी कदम रख चुका है, वो मॉडर्न हो चुका है, वो मशीन बन चुका है। मशीन की तरह वो बटन दबाओ तो आगे चलता है, बटन बंद तो भी बंद। घड़ी की सुई के साथ उसकी ज़िंदगी चल रही है। उपमानों की नवीनता, नए नए अलंकार, नए नए रूपक, नए नए उपमाएं देता है वो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, साधारण विषयों का निरूपण। साधारण विषयों का निरूपण, साधारण विषयों का निरूपण यहां पर देखो लिखे, साधारण विषयों का निरूपण। जी सर। उसमें क्या है देखो, रति काल में, भक्ति काल में हमने देखा कि कवि लोग प्रकृति चित्रण करते थे, नारी सौंदर्य का चित्रण करते थे, संयोग वियोग का चित्रण करते थे, प्रबंध काव्य की कल्पना करते थे, वो ज्ञान की बातें भी बताते थे। वो बहुत अच्छी अच्छी, मतलब भक्ति काल को इसीलिए स्वर्ण काल कहा गया है और रीति काल को इसीलिए श्रृंगार काल कहा गया है। लेकिन यहां पर आज के क्या हो गया, आज के युग में जो चीज आंख के सामने दिखी उसी पर लोग कविता लिख देते हैं। उसमें वो चाय की प्याली है, तो चूड़ी का टुकड़ा है, तो बाथरूम है, तो गरम पकौड़ी है, तो फटी ओढ़नी है। ये इस तरह की विषयों पर लोगों ने कविता लिखी है। जो चीज आंख के सामने दिख गई, मन में हलचल हुई, 4 लाइन उन्होंने लिख दिया। यह है साधारण विषयों का निरूपण। नेक्स्ट पॉइंट, छंद योजना। इसमें भी मुक्तक परंपरा और लोक गीतों की शैली में रचना। मुक्तक परंपरा और लोक गीतों की शैली पर रचना। उसके बाद लिखो भाषा का प्रयोग। भाषा के दृष्टिकोण से नवीन और सुंदर प्रयोग किए गए। नवीन और सुंदर प्रयोग किए गए। हो गया। उसके बाद यहां पर देखो, खंड 6 में है, खंड 6 में ये आप पढ़ना। खंड 6 में आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य लिखा है। इसमें हिंदी कथा साहित्य, हिंदी नाट्य साहित्य, हिंदी आलोचना, निबंध, उर्दू साहित्य, इसका सारा डिटेल्स इसमें आपको, कथा साहित्य में कौन कवि लोग, कौन कथाकार आए, उन्होंने क्या लिखा, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं। इसको आप घर में पढ़ना, नहीं समझ में आया तो मुझको पूछना, क्योंकि मुझको 7 और हमारे पास केवल 2 क्लास और बचा है, और 2 ठो 7 और 8, खंड 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पढ़ाना जरूरी है। इसलिए आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य को मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं है। इसको आप पढ़ सकते हैं, कथाकारों के नाम, उपन्यासकारों के नाम, निबंधकारों के नाम, उन्होंने क्या लिखा, बस इतना ही। उनके और प्रवृत्ति और समय तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, वही समय उनके समय भी था। प्रेमचंद ने प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे, कहानी लिखे, प्रसाद ने जो नाटकें लिखी, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। अभी आप हेडिंग दीजिए, खंड 7
भारतीय आर्य भाषाएं। खंड 7 भारतीय आर्य भाषाएं में सबसे पहले हेडिंग दीजिए विश्व की भाषाएं और भारतीय भाषा परिवार। विश्व की सर एक बार फिर से भाषाएं, बोलिएगा। विश्व की भाषाएं और भारतीय भाषा परिवार, ये 2, 7 और 8 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको शुरू कर रहा हूं। विश्व की भाषाएं और भारतीय भाषा परिवार। तो हम लोग अब तक पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। यहां पर आपका टॉपिक दिया हुआ है विश्व की भाषाएं। तो आपके मन में ये बात उठती होगी, पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, आपके मन में ये बात उठती होगी कि भाषा कैसे बनी, कहाँ से बनी, किस तरह इसका जन्म हुआ, कौन वो पहला आदमी था जिसने बोला, किसके मुंह से पहली आवाज निकली, किसके मुंह से पहला शब्द निकला, है ना। ये सारे प्रश्न दिमाग में आते होंगे आपके। तो देखो, इसका कोई निश्चित दिन और समय तो नहीं है कि इसी दिन से भाषा का निर्माण हुआ, इसी दिन से भाषा का जन्म हुआ और ये तारीख भाषा का जन्मदिन है। क्योंकि कहा जाता है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर पानी। लिख लो कहीं पर, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर पानी। ठीक है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर पानी। हो गया, 4 जी सर। कोस पर पानी बदले 8 कोस पर पानी। आज जो भाषा आप देख रहे हैं, जो अक्षर जो लिख रहे हैं, उसको बदलने में कम से कम 5000 साल लगे। हम जब पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि कितनी सारी भाषाएं हैं, कितनी, आप ही के देश में कितनी सारी भाषाएं हैं, कितनी सारी बोलियां हैं, कितने सारे लिपियां हैं, कितने सारे क्या क्या है। पुराने ज़माने में, बौद्ध के ज़माने में ये सब लिपियों का उतना उतना लिपियां उतनी विकसित नहीं हुई थी, इसीलिए लोग पत्थरों पर खोदा करते थे, लोग पत्थरों पर लिखा करते थे। उसको हम आगे पढ़ेंगे, वो लिपि में है, देवनागरी लिपि जो हम पढ़ेंगे, वो सूत्र लिपि है, चित्र लिपि है, वो खरोष्टी लिपि है, 50वीं लिपि है। तो विश्व में ऐसे लोग कहते हैं कि करीब 2500 भाषाएं हैं। विश्व में 2500 भाषाएं हैं। कोई लोग 3000 बोलते हैं, कुछ लोग 4000 बोलते हैं, कोई निश्चित सीमा तो नहीं है। हमें अपने ही देश के बारे में ठीक से पता नहीं, अपने ही प्रांत के बारे में ठीक से पता नहीं कि मेरे प्रांत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। मेरे परिवार में कुछ बोल दी जाती है तो मेरा ही दूसरा अगर कोई परिवार है तो उसमें कुछ और बोली जाती है। तो ये बड़ा विचित्र है, ये भाषा का जो चैप्टर है। प्रश्न है कि भाषा बनी कैसे, ध्यान से समझना। इतना तो हम जानते हैं कि ये जो संसार है ये उसी ईश्वर का ही क्रिएशन है, उसी ईश्वर का ही सृजन है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, कैसा उसने, उसका दिमाग था, क्या सोचा और उसने इस दुनिया का निर्माण कर दिया। क्या दुनिया का निर्माण नहीं करता तो कुछ नुकसान हो जाता क्या? कुछ तो नुकसान नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्या सोच करके। इसीलिए कभी कभी वो गीत याद आता है ना, मुकेश कुमार का वो गीत याद है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ये गीत आपने सुना होगा, मुकेश कुमार का, राज कपूर के मतलब मुंह से निकला हुआ ये गीत है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, तूने काहे को दुनिया बनाई। जरा एक क्षण के लिए सोचो, अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता? आप कैसे इतना लंबा चौड़ा, कहां क्लास 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक कैसे आते? किसको मम्मी बोलते, किसको पापा बोलते, किसको ओम बोलते, किसको भगवान बोलते, किसको क्या बोलते, हजार बातें। तो मुझे बताओ,
हवा कैसे चलती है? सन 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 चलती है, हवा सन सन चलती है। और नदियाँ कैसे बहती है, नदी कैसे बहती है? कल कल सर। कल। सन, नदी कल कल बहती है। और चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया की आवाज नहीं सुनी? चिड़िया चहचहाती है ना, चिड़िया हाँ, चहचहाती है ना, तो मतलब कि ची वो ची ची। हाँ चहचहाती तो उसको हम वहाँ ची ची करती है ना, ची ची करती हाँ है। जी जी। अच्छा। यस। उसके बाद बिल्ली क्या बोलती है? म्याऊं। मैं आऊं कि नहीं आऊं? बिल्ली बोलती है कि मैं तेरे घर में आऊं कि नहीं आऊं, तेरे गैस पर रखा हुआ दूध पीऊं कि नहीं पीऊं। हम्म, मैं आऊं कि नहीं आऊं। उसके बाद कुत्ता कैसे बोलता है आपको पता है? बंदर कैसे जी बोलता है? हाथी कैसे बोलता है? जी। शेर कैसे बोलता है? पेड़ जब कट के गिरता है तो कैसी आवाज होती है? अच्छा। रोने पेड़ जब जैसा सर। पेड़ जब हैं? रोने जैसा सर आवाज आता है। पेड़ जब कट के गिरता है तो कैसी आवाज आती है? रोने की आवाज कहाँ आती है यार? सर धड़ाम। हाँ, नहीं, अभी अभी नहीं हुआ। धीरे 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 जब पेड़ गिरता है तब कैसी आवाज आती है? हाँ, चढ़ कड़कड़ चढ़ चढ़ करके। चढ़ चढ़ हाँ, चढ़ चर चढ़ चर चढ़। चर, हाँ, चर 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 करके आवाज खो करके वो धड़ाम से गिर जाता है। मार्क करना एक बात को, ये सारे चीज, पशु हुआ या प्रकृति, सबकी आवाज को हमने सुना, जो कि मनुष्य के पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे। जब मनुष्य आया, इसने चिड़िया की आवाज को सुना, ये चौ चौ, नदिया की क कल कल कल, हवा की सन 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 सन, प्रकृति की चर चर चर। इस तरह वो धीरे धीरे उसने शब्दों को सीखना शुरू किया, अक्षरों को सीखना शुरू किया। और यही से भाषा का निर्माण होना धीरे धीरे आरंभ होता है, कि जो कि आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उसमें फिर जब हम भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तब उसकी डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती गई, हम उसका निर्माण करते गए। वहाँ पर कहीं हमारी बोली का असर पड़ता है, हमारे वातावरण का असर पड़ता है, हमारे परिवेश का असर पड़ता है, हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारे परिवेश का असर पड़ता है, हमारे मुंह, हमारे जीभ, हमारे दांत, हमारे नाक, हमारे कान, उस सब का असर उस पर पड़ता है। तब जाके वो भाषा बनती है, बदलती है और परिवर्तित होती रहती है। ये बात समझ में? इस तरह भाषा बनती है। तो आप पहले लिखिए, मतलब वो भाषाओं को बहुत परिवारों में बांटा गया है। एक परिवार में तो बांटा, विश्व में जबकि 4000 भाषाएं हैं, सर लेकिन मैं बताऊं, हाँ बोलिए। अ, भारत में लगभग 3000 भाषाएं का प्रयोग किया जाता है, जिनमें इसको 4 भागों में बांटा गया है: भारतीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा हाँ परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। और हाँ इसीलिए भाषा परिवार के आधार पर हिंदी को हम लोग भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत रखते हैं सर। हाँ हाँ, वही है। और यह भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली, मतलब सबसे बड़ा भाषा परिवार का समूह है। हाँ, और, तो लिखो नंबर 1, और भारत। ठीक है, वेरी गुड। भारत यूरोपीय परिवार, भारत यूरोपीय परिवार। नंबर 2, जिसको वैज्ञानिकों ने, भाषाविदों ने इतने परिवारों में बांटा है। नंबर 1 भारत यूरोपीय परिवार, जिसको भारोपीय परिवार भी कहते हैं। नंबर 2 सेमेटिक हेमेटिक परिवार, सेमेटिक हेमेटिक परिवार। नंबर 3 मलय पोलिनेशियन परिवार, मलय पोलिनेशियन परिवार। नंबर 4 द्रविड़ परिवार, द्रविड़ परिवार। नेक्स्ट जापान कोरियाई परिवार, जापान कोरियाई परिवार।
यूराल एल्टिक परिवार। सर तीसरा वाला पॉइंट, सर तीसरा तीसरा वाला वाला कौन बोले थे सर? मलय मलय पोलिनेशियन परिवार। मलय पोलिनेशियन परिवार। द्रविड़ परिवार। जापान कोरियाई परिवार। यूराल एल्टिक परिवार। कौवा बोल रहा है। यूराल एल्टिक परिवार। यूराल एल्टिक परिवार। चीनी परिवार। बुरुशस्की परिवार। बुरुशस्की परिवार। सर रिपीट कीजिए फिर से, ब या? बु 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 बो बो ओके सर। बम्बे। बुरुशस्की परिवार। काकेशी परिवार। बुरुशस्की परिवार। काकेशी परिवार। हाइपरबोरी परिवार। हाइपरबोरी परिवार। बास्क परिवार। बास्क परिवार। सूडानी परिवार। सूडानी परिवार। सूडानी परिवार। नंबर 13 बांटू परिवार। बांटू परिवार। बांटू परिवार। बुशमैन परिवार। बुशमैन परिवार। सर क्या बोले सर, पहला वर्ड क्या है? बुशमैन बुशमैन। नंबर 14 बुशमैन परिवार। 15 पापुई परिवार। पापुई परिवार। पापुई परिवार। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन परिवार। ऑस्ट्रेलियन परिवार। उसके बाद लिखो दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। नंबर 18 अमेरिकन परिवार। अमेरिकन परिवार। और इसमें से जो शुरू के 7 हैं, 1 से लेकर 7 तक, इन्हीं 7 परिवारों के बारे में ही अब तक अध्ययन हुआ है, वैज्ञानिक लोग जान चुके हैं। बाकी के बारे में जो लोग पढ़ रहे हैं आज मेरे सामने, वो लोग रिसर्च करेंगे। रिसर्च करोगे ना? आगे बढ़ो। हाँ सर। जी सर। मन के देखो कितनी चीज बाकी है रिसर्च करने के लिए। हेडिंग 2 भारत, उसमें फिर बहुत सारी भाषाएं हैं। इन जितने 18 परिवार देखे, उन 18 परिवार में फिर कितनी भाषाएं देखो। लिखो नंबर 1 भारत यूरोपीय परिवार, यानी भारतीय परिवार। इसमें कौन कौन से उसकी शाखाएं हैं? लिखो नंबर 1। हेडिंग देना भारतीय परिवार या भारत यूरोपीय परिवार, यानी भारतवर्ष और यूरोप का जो पूरा इलाका है, एशिया और यूरोप का पूरा, इसमें भारत नंबर 1 भारत ईरानी शाखा। भारत ईरानी शाखा। नंबर 2 बाल्टो स्लाविक शाखा। बाल्टो स्लाविक शाखा। उसके बाद लिखो आर्मीनी। 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 नंबर 4 अल्बानी। अल्बानी। नंबर 5 इटैलिक। नंबर 5 इटैलिक। नंबर 6 ग्रीक।
नंबर 6 क्या सर? ग्रीक। हाँ सर हाँ। सर हमको तो शुरू से सुनाई ही नहीं पड़ा सर कुछ भी। तो जहां से सुनाई पड़ा वहां से लिखिए ना। सर भारत, हाँ भारत, सुनो मैं बोल रहा हूँ फिर से। भारत ईरानी शाखा, जी बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, इटैलिक, लिखी। जी आगे बढ़ो। ग्रीक, ग्रीक, जर्मनिक, नंबर 7 जर्मनिक, जर्मनिक, नंबर 8 केल्टिक, केल्टिक परिवार। हम्म, उसके बाद तोखारी, 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 नंबर 10 हित्ती, हित्ती, इंग्लिश में हैटी लिखा हुआ आपके मटेरियल में, पढ़ना उसको। सर 9 नंबर। 9 नंबर तोखारी, तोखारी। जी सर, और आगे? आगे हित्ती, छोटी की मात्रा हौ में छोटी की मात्रा, डबल तो बड़ी की मात्रा, हित्ती। फिर उसको दो भागों में बांटा गया, जैसा उसने बताया, एक सत्तम और एक कैंटुम। उसको आप मटेरियल पढ़ना। कल हम पढ़ेंगे भारोपीय परिवार की शाखाओं का परिचय, कल पढ़ेंगे हम। आज समय समाप्त हो गया है। आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। सर। खुश रहो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद मुंह से दे रहे हो कि दांत से दे रहे हो? सर मन से दे रहे मन हैं से सर। एकदम पूरा मन। ठीक है। वर्षा जी हेलो।